हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अ रोड टू हिस्ट्री विथ मी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने पूरा पाषाण काल को पूरी तरह से पढ़ लिया था। अब हम लोग मध्य पाषाण काल को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा मेरे बारे में जान लेते हैं। मैंने मास्टर्स किया है हिस्ट्री में और मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री से किया है मैंने, और मैं पीजी में गोल्ड मेडलिस्ट भी रही हूँ और मैं नेट क्वालिफाइड हूँ। तो अब हम लोग आगे बढ़ते अपने वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे मध्य पाषाण काल की। तो ठीक है, फिर हम शुरू करते हैं। मध्य पाषाण काल आज का हमारा टॉपिक है, मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो होडर माइकल वेस्टुप ने किया था। मध्य पाषाण शब्द का सबसे पहला प्रयोग होडर माइकल वेस्टुप ने किया। लेकिन भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई थी, और ये किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो कार्लाइल महोदय के द्वारा प्रदान हुई थी। यानी जब सीएल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले, तब पता चला कि भारत में मध्य पाषाण काल था। क्योंकि मध्य पाषाण काल शब्द बहुत बाद में जोड़ा गया है, तो इसीलिए मध्य पाषाण काल की खोज भारत में किसने की? तो कार्लाइल ने की। और कब हुई थी इसकी खोज? सबसे पहले तो 1867 ईस्वी में हुई थी। इन्होंने, कार्लाइल महोदय ने लघु पाषाण उपकरण खोजे थे। मध्य पाषाण काल को आद्य नवपाषाण काल भी कहा जाता है, यानी नवपाषाण काल से पहले का काल, और इसे संक्रमण काल भी कहा जाता है। यानी इस समय जलवायु में कई सारे परिवर्तन होते हुए हमें दिखाई देते हैं, इसलिए इसे संक्रमण काल भी कहा जाता है। इस संक्रमण के दौरान पर्यावरण में बहुत सारे परिवर्तन हुए। देखिए, मौसम का बदलना अलग बात है, क्योंकि मौसम तो 4-4 महीने में वैसे भी बदल जाते हैं। कभी ठंडी, गर्मी, बारिश, ये मौसम है। लेकिन जलवायु परिवर्तन एक लंबा समय का प्रोसेस है, वो एक दिन में नहीं होता है। जलवायु परिवर्तन होने के जो प्रोसेस है वो एक दिन का नहीं है या एक साल का नहीं है। जलवायु परिवर्तन का जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा है। मध्य पाषाण काल के उपकरण पुरा पाषाण काल की तुलना में छोटे होने के कारण लघु पाषाण उपकरण, यानी पुरा पाषाण काल में हमने देखा था कि उसमें बड़े बड़े औजार थे। धीरे धीरे उनके साइज तो कम हो रहे थे, लेकिन फिर भी वो औजार बड़े ही थे। अब हम देखेंगे मध्य पाषाण काल में क्या है। औजारों की जो तुलना करते हैं हम उनसे, तो हम पाते हैं कि औजार पूरा पाषाण काल की अपेक्षा अब छोटे बनने लग गए हैं। अब यानी छोटे बनने का मतलब है कि जो उस समय का मानव था, उसके हाथों में निपुणता आ चुकी है, वो चीज़ों को अच्छी तरह से पकड़ सकता है। औजार बनाने के लिए भी हमें उसको नुकीला, छोटा बनाने के लिए भी उस पर काम करना पड़ता है। यानी मानव जो था वो सूक्ष्म पाषाण उपकरण बनाने लगा, और ये सूक्ष्म पाषाणों को ही माइक्रोलिथ कहा जाता है। तो इसे माइक्रोलिथिक एज भी बोला जाता है मध्य पाषाण काल को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। लघु पाषाण उपकरण भी बोला जाता है, सूक्ष्म पाषाण उपकरण भी कहा जाता है, और इसे मध्य पाषाण काल को ही माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है। और ये जो औजार थे उनकी लंबाई 5 सेंटीमीटर होती थी। 5 सेंटीमीटर से लगभग 1 सेंटीमीटर तक होती थी। इन औजारों का निर्माण सामान्य रूप से समांतर फलकों वाले छोटे ब्लेडों पर क्वार्टजाइट, चैल्सडनी, जेस्पर अगेट जैसे पत्थरों से होता है। तो हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे जो पत्थर हैं वो हम देखे थे, हमने पिछले भी वीडियो में देखा था कि उच्च पुरा पाषाण काल तक में हमने क्या किया था, नए नए तरीके के पत्थरों का प्रयोग करने लग गए थे। तो अब हमारे जो औजार हैं, अब हम मध्य पाषाण काल में थोड़े छोटे बनाने लग गए हैं। तो इससे मनुष्य जो था उसे बहुत बड़े बड़े पत्थरों से शिकार करने में क्या है कि समस्याएं होती हैं। अब जैसे तीर भाले का प्रयोग हम देखते हैं इस काल में होने लगता है। जब तीर नुकीली होती है, छोटे औजार हैं, अब हमें वो बड़े पत्थर उठा के जानवरों को मारने की आवश्यकता नहीं रह गई है। इन सूक्ष्म उपकरणों में सुनिश्चित ज्यामितीय आकार वाले, यानी जो औजार बनाए जाते थे वो बिल्कुल ज्यामितीय आकार के बनाए जाते थे। और एक कैसे होते थे? अर्धचंद्राकार, यानी कुछ ऐसे औजार, और त्रिभुजाकार, यानी कुछ ऐसे औजार होते थे। समांतर चतुर्भुज, यानी कि कुछ ऐसे होते थे। और समलंब तथा विषम चतुर्भुज, यानी समान लंब वाले कुछ ऐसे, और विषम चतुर्भुज भी होते थे। कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही शेप का चतुर्भुज होगा।
तो अब इनके ये प्रकार थे। लघु ब्यूरिन, स्क्रैपर आदि। तो हमने औजारों के बारे में आपको पिछले भी वीडियोस में बताया हुआ है। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा हुआ है तो आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। मैं इसमें उसकी लिंक ऐड कर दूंगी, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। माइक्रोलिथ का प्रयोग भालाग्र, यानी भालाग्र का मतलब क्या है, भाला के आगे जो ऐसा नुकीला बनाया जाता है, भाला के आगे, उसे भालाग्र कहते हैं। ठीक है। तीराग्र यानी तीर के आगे तीर कमान जो बनाते हैं उसमें जो बना होता है। अब भाला में तो कुछ लगभग ऐसा टाइप का होता है। तीर कमान में छुरी, यानी जो हम छुरी बनाते हैं, चाकू, हंसियाँ बनाने के लिए होता था। यानी जो छोटे माइक्रोलिथ, यानी जो छोटे औजार बनाए जा रहे थे, सूक्ष्म पाषाण बनाए जा रहे थे, उनका प्रयोग ऐसे औजारों को बनाने में किया जा रहा था। अब प्रक्षेपास्त्र तकनीकी का प्रयोग होने लगा, यानी तीर कमान। तीर कमान यानी एक धनुष, उसमें तीर, इसका प्रयोग किया जाने लगा। का विकास पाषाण उपकरण की दृष्टि से महान तकनीकी क्रांति थी। यानी ये एक बहुत ही बड़ी तकनीकी क्रांति थी, क्योंकि औजारों में हम परिवर्तन देख रहे हैं और औजारों का प्रयोग करने का जो तरीका है वो बदलता जा रहा है। औजार छोटे होते जा रहे हैं, तो इसलिए इसे औजारों के निर्माण के लिए एक महान तकनीकी क्रांति माना गया है। इस समय लकड़ी की डोंगी, यानी जो बांस की टोकरी बनती है, वो बनने का, उसका सबसे पहला श्रेय किसे जाता है, यानी उसका निर्माण इस काल में हम देखते हैं, मध्य पाषाण काल में। भारत में जो मानव अस्थि पंजर है, वो पूर्ण रूप से जो मानव अस्थि पंजर प्राप्त होते हैं हमें, वो सर्वप्रथम किस काल में प्राप्त होते हैं, तो मध्य पाषाण काल में प्राप्त होते हैं। और शवों को दफनाने की प्रथा, यानी जो अंतिम संस्कार विधि की शुरुआत होती है, वो कहाँ से होती है, मध्य पाषाण काल में। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि शवों को दफनाने की प्रथा या अंतिम संस्कार की विधि की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई है, तो मध्य पाषाण काल में हुई है। भारत में मानव अस्थिपंजर का जो पहला साक्ष्य है वो मध्य पाषाण काल से मिलता है। लेकिन और ये सबसे पहले अवशेष इसके मिले कहाँ से हमें, तो प्रतापगढ़, यानी उत्तर प्रदेश में है ये प्रतापगढ़। ये इलाहाबाद जिला, यानी जो प्रयागराज है उसके एकदम पास में ही है, उससे लगा हुआ ये जिला है। ठीक है। प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय, सराय नाहर राय प्रतापगढ़ जिले के अंदर आता है। सराय नाहर राय एवं महदहा से प्राप्त हुआ है, जो मध्य पाषाण कालीन है। सराय नाहर राय, अच्छा, अवशेष भी जो प्राप्त हुए सराय नाहर राय और महदहा से हुए हैं, लेकिन उसमें भी सबसे पहले कहाँ से मिले, तो सराय नाहर राय से मिले हैं, जो मध्य पाषाण कालीन है। सराय नाहर राय से प्राप्त मानव जीवाश्म सबसे प्राचीन जीवाश्म है, प्राचीनतम मानव जीवाश्म है। सराय नाहर राय एवं महदहा ऐसे पहले स्थल हैं जहां स्तंभ गर्त और गर्त चूल्हे प्राप्त हुए। स्तंभ गर्त का मतलब जो स्तंभ गर्त प्राप्त हुए उसका मतलब ये है, उसका अर्थ यह है कि वहाँ पे जो गड्ढे खोद दिए जाते थे और उससे पता चलता है कि यहाँ पे गड्ढे खोद कर कोई ना कोई स्तंभ गाड़ा जाता था। फ्लूटिंग, यानी फ्लूटिंग अब क्या है, तो मध्य पाषाण युगीन जो सूक्ष्म पाषाण उपकरण बनाने की तकनीकी थी, मध्य पाषाण काल में जो सूक्ष्म पाषाण उपकरण बनाने की तकनीक थी उसी को फ्लूटिंग कहा जाता है। यानी ये कुछ पाइप नुमा ऐसा कुछ करके बनाया जाता है। मध्य पाषाण स्थलों में वैसे तो मृदभांड अनुपस्थित हैं, यानी मध्य पाषाण काल में हमें मृदभांड नहीं प्राप्त होते हैं। पूर्ण रूप से विकसित मृदभांड या मृदभांड की जो परंपरा है वो हमें नवपाषाण काल से प्राप्त होती थी। लेकिन गुजरात के लंघनाज और मिर्जापुर के कैमूर क्षेत्र, यानी ये मिर्जापुर यूपी में है, इन क्षेत्रों से हमें मृदभांडों के प्रमाण मिलते हैं। यानी थोड़े बहुत लोगों को मृदभांड बनाने कहीं ना कहीं आने शुरू हो गए थे, लेकिन मृदभांड परंपरा जो है वो नवपाषाण काल से शुरू होती है। तो लंघनाज कहाँ है, गुजरात में है, और इसका उत्खनन जो है HD संकालिया ने किया था। लंघनाज का उत्खनन HD संकालिया ने किया था। यहाँ से लघु पाषाण उपकरण के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं, कब्रिस्तान मिला है, कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। गैंडे की हड्डी के साक्ष्य, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, गैंडे की हड्डी के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। और यहाँ से 14 मानव कंकाल भी प्राप्त हुए हैं, यानी मानव कंकाल की प्राप्ति हुई है जिनकी संख्या थी 14। तो अब हम देखते हैं, देखिए धीरे धीरे क्या है, पशुओं की हड्डियाँ प्राप्त होना, यानी पशु दो तरह से प्राप्त हो सकती है, या तो पशुओं को मार के उनका मांस खाया गया हो, या तो पशुपालन रहा हो। कब्रिस्तान मिलने का अर्थ है
कि लोगों को दफनाने की प्रथा तो शुरू हो चुकी थी। मिट्टी के बर्तन, यानी लोग बर्तन बनाना सीख रहे थे। ठीक है, तो अब धीरे धीरे देखिए मानव में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन यह प्रक्रिया एक दिन की नहीं है। लोकेश्वर तथा रतनपुर जो कि गुजरात में है, यहाँ से हमें क्या मिलता है, भेड़ बकरी आदि पालतू मवेशियों के साक्ष्य मिले हैं। यानी पालतू मवेशियों के साक्ष्य हमें लोकेश्वर और रतनपुर से भी प्राप्त होते हैं। लेकिन पशुपालन का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है और बागोर यानी राजस्थान से प्राप्त होता है। यहाँ से हमें पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जो जिसका समय है 6000 ईसा पूर्व। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के मध्य गंगा घाटी में स्थित प्रतापगढ़, ये आपको पहले भी अभी जस्ट बताया है, प्रतापगढ़ जिले से सराय नाहरराय, महदहा और दमदमा, ये 3 स्थल हैं जो कि प्रतापगढ़ में स्थित हैं। प्रमुख मध्य पाषाणकालीन स्थल हैं। क्यों ये प्रमुख है, इसके बारे में हम आगे अभी बात करेंगे। विशेष रूप से इन स्थलों से स्थायी पत्थर के बने भारी चक्की का प्रमाण मिला है। अब चक्की का प्रमाण मिला है यानी कुछ ना कुछ तो उसमें पीसा जाता रहा होगा, जो कि स्थायी जीवन की ओर संकेत करता है। अब यदि व्यक्ति स्थायी रहेगा कहीं पर, तभी वो वहाँ पर भोजन बनाएगा, भोजन का उत्पादन करेगा, तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि इसमें स्थायित्व आने लग जाता है मानव में। महदहा, ये अब आपको ये पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, महदहा जो है वो प्रतापगढ़ में, और प्रतापगढ़ जिला जो है वो उत्तर प्रदेश में आता है। इसकी सीमा जो है, इस जिले की सीमा प्रयागराज जिले से मिलती है। सर्वप्रथम यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है, वध स्थल यानी बूचड़ खाने का सर्वप्रथम प्रमाण हमें कहाँ प्राप्त होता है, तो महदहा से प्राप्त होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले गर्त चूल्हे यानी गड्ढे वाले चूल्हे जो प्राप्त होते हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, महदहा से प्राप्त होते हैं, और इनकी संख्या कितनी थी, 35 गर्त चूल्हे प्राप्त हुए हैं। और साथ ही साथ स्तंभ गर्तों के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले मानव अस्थि पंजर के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम मृतक संस्कार विधि के साक्ष्य मिलते हैं। अनाज पीसने की सिलवटें प्राप्त होती हैं। भारी चक्की के साक्ष्य मिलते हैं। कुंडल माला पहने कंकाल के साक्ष्य मिले हैं, जो कि सींग यानी श्रृंग निर्मित है, यानी मृगों के सींग से बनाए गए हैं। महदहा में निवास और बूचड़ खाना अलग अलग बने हुए हैं, यानी जो निवास स्थान है वो अलग है। मान लीजिए यहाँ ऐसे निवास स्थान है तो बूचड़ खाना ऐसे, तो बूचड़ खाना अलग अलग बने हुए हैं। यहाँ से प्राप्त 28 कब्रों में 30 व्यक्तियों को दफनाया गया है। यानी यहाँ पे कितने व्यक्तियों को दफनाया गया है, 30। कब्र तो 28 हैं, लेकिन दफनाया कितने लोगों को गया है, 30। अब कैसे, 2 कब्रें ऐसी हैं जिनमें स्त्री और पुरुष को साथ में दफनाया गया है, यानी युग्मित समाधान किया गया है, स्त्री और पुरुष को साथ में दफनाया गया है। तो 28 कब्रें थी, और जब 2 कब्रों में 2-2 व्यक्ति मिल गए तो कुल 30 व्यक्तियों को दफनाया गया है, 30 व्यक्ति मिले। और बाकी जो कब्रें हैं उनमें एक एक व्यक्ति को दफनाया गया है। कब्र में जानवरों की हड्डियां, हड्डी के बने तीराग्र और अंगूठी तथा अन्य सूक्ष्म औजार देखे जा सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें ये दिखाता है कि इनमें आत्मा को लेकर विश्वास या कुछ ऐसी धारणाएं प्रचलित थीं, तभी तो उनके साथ कुछ ना कुछ उनकी निशानियां रखी जाती थी। कंकाली अवशेषों में 17 पुरुषों, 7 महिलाओं और 3 बच्चों की पहचान की गई है, जिसमें से 5 व्यक्ति 18 वर्ष से कम, 6 व्यक्ति 40 वर्ष और सिर्फ 1 महिला 40 से 50 वर्ष के बीच की उम्र के थे। इससे उस समय की जनसंख्या के औसत जीवन काल का अनुमान लगता है, यानी इसका और कोई महत्व नहीं है। इससे हमें ये पता चलता है कि उस समय का जो जीवन काल था वो लगभग 50 साल, बहुत ज़्यादा रहा होगा तो 55 साल के बीच का, क्योंकि जो भी अवशेष हमें मिले हैं, कंकाल मिले हैं, उनका जो मृत्यु का समय सीमा था, किसी का 17 है, किसी का 40 वर्ष है, मतलब 40 से 50 के बीच में ही प्राप्त हुए हैं। तो इसलिए उस समय जो औसत जीवन काल है वो लगभग 50-55 के आसपास का रहा होगा। अब देखते हैं सराय नाहरराय, यह भी प्रतापगढ़ में ही है। इसकी खोज केसी ओझा ने की थी और इसका उत्खनन कार्य जो है वो GR शर्मा ने किया था। खोज तो की थी केसी ओझा ने और उत्खनन कार्य GR शर्मा ने किया था। यहाँ आवासीय क्षेत्र के अंदर ही बेलनाकार गड्ढों में 14 मानव समाधानों के साक्ष्य मिले हैं। यानी यहाँ तो देखिए महदहा में क्या था, निवास स्थान और बूचड़ खाना अलग अलग था, लेकिन अब सराय नाहरराय में हम देखते हैं कि निवास स्थान है,
इसी के अंदर कहीं समाधि स्थल भी बनाए गए हैं जो कि बेलनाकार हैं, मतलब कुछ ऐसे हैं। 14 मानव समाधानों के साक्ष्य मिले हैं। सराय नाहर राय से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए हैं। यानी सराय नाहर राय में जो हमको समाधि मिली है, 4 व्यक्तियों को एक ही कब्र में दफनाया गया है। यानी 2 पुरुष और 2 स्त्री का जोड़ा करके उसमें एक ही कब्र में 4 व्यक्तियों को दफनाया गया है। सराय नाहर राय से मानवीय आक्रमण, ये इंपॉर्टेंट है, या युद्ध का महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए इसमें 2 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कितने समाधान प्राप्त हुए हैं यहाँ से, तो 14 समाधान प्राप्त हुए हैं। और सराय नाहर राय, मतलब ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि मध्य पाषाण काल के कौन से स्थल से हमें समाधि में या कब्रों में 4 एक साथ दफनाए गए मिले हैं, तो सराय नाहर राय से। और सराय नाहर राय ही एक ऐसा स्थल है जहाँ से मानवीय आक्रमण या युद्ध के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी यहाँ से जो मानव समाधान प्राप्त हुए उनमें कुछ में धंसी हुई तीरें और ऐसा कुछ प्रमाण मिला है जिससे पता चलता है कि मानव युद्ध की स्थिति कुछ रही होगी। अब देखते हैं दमदमा, यह भी प्रतापगढ़ में ही है। दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 समाधान प्राप्त हुए हैं। यानी दमदमा से कितने समाधान प्राप्त हुए हैं, 41 समाधान प्राप्त हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान है, यानी 5 ऐसी कब्रें हैं जिनमें 2-2 के जोड़े बनाकर डाले गए हैं। ठीक है, तो ये लगभग 10 लोगों के जोड़े हो गए हैं। तो समाधान ऐसे हैं जिनमें 5 समाधान युग्म समाधान है और एक समाधान में 3 मानव कंकाल। अब देखिए इसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ से 3 व्यक्तियों को एक साथ दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है, तो दमदमा है। एक साथ दफनाए गए हैं 3 मानव कंकाल। शेष समाधानों में एक, तो 5 ऐसे समाधान है जिसमें युग्मित समाधान है और एक ऐसा समाधान है जिसमें 3 मानव कंकाल। तो 5 वाला तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना 3 वाला हो जाता है। और ये पूछा गया भी प्रश्न है। यहाँ से 8 चूल्हे मिले हैं, यानी दमदमा से 8 चूल्हे, हमें गर्त चूल्हे जो हैं वो 8 मिले हैं। तो सबसे ज़्यादा समाधान हमें कहाँ से प्राप्त होता है, दमदमा से प्राप्त होता है। जबकि देखिए शवाधान जो है, यानी शवों को जो दफनाने की प्रक्रिया थी वो 41 मिली है, यानी 41 समाधान प्राप्त हुए। लेकिन सबसे ज़्यादा मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो लेखैया से प्राप्त हुए हैं। अब लेखैया कहाँ है, लेखैया उत्तर प्रदेश में है। लेखैया को उत्खनन वीडी मिश्रा ने किया था और यहाँ से सर्वाधिक 17 नर कंकाल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो देखिए समाधान तो 41 मिले हैं यहाँ, लेकिन यहाँ से नर के कंकाल जो हैं वो हमें 17 सबसे अधिक प्राप्त हुए हैं, जिनका समाधान पश्चिम पूर्व दिशा में है। यहाँ कब्रों के अतिरिक्त मृदभांड भी प्राप्त हुए हैं। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था, यानी यदि प्रश्न आए कि पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ, तो मध्य पाषाण काल में हुआ। और पशुपालन के साक्ष्य भारत में कहाँ से प्राप्त होते हैं, आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागोर राजस्थान से प्राप्त होते हैं। अब बात कर लेते हैं बागोर की। तो बागोर जो है वो बागोर की बात कर लेते हैं। बागोर क्या है, बनास की सहायक कोठारी नदी के किनारे। बागोर कहाँ पर स्थित है, बनास की सहायक कोठारी नदी के किनारे बालू के टीले पर स्थित है। और इसका जो उत्खनन कार्य, जो इसकी खोज है, जिनके द्वारा इनका उत्खनन कार्य किया गया वो है VN मिश्रा। इनके द्वारा यहाँ उत्खनन कार्य हुआ है। यहीं से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है, यानी पशुपालन का सबसे ज़्यादा प्राचीनतम, देखिए आदमगढ़ से भी मिला है, किंतु उससे भी प्राचीनतम अगर यदि प्रश्न में आता है तो वो बागोर है। इसे महासतियों का टीला भी कहा जाता है। बागोर स्थल को महासतियों का टीला भी कहा जाता है। यहाँ पर 3 पुरातन कालों को चिन्हित किया गया है, मध्य पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग और लौह युग। यानी बागोर से हमें 3 युग के प्रमाण प्राप्त होते हैं, एक तो मध्य पाषाण काल के, दूसरा ताम्र पाषाण युग के और तीसरा लौह युग के। बागोर में मध्य पाषाण कालीन लोगों की जीविका शिकार व पशुपालन आधारित है। बूचड़ खाने यानी कसाई खाने के साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं। यहाँ से सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का उत्कृष्ट रूप प्राप्त होता है। बागोर आवास स्थल भारत के सबसे विस्तृत मध्य पाषाण कालीन स्थल है। सबसे विस्तृत मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन सा है, तो वो बागोर है। होशंगाबाद जिला जो मध्य प्रदेश में स्थित है,
आदमगढ़ व भीमबेटका मध्य पाषाण स्थल हैं। आदमगढ़ से भी पशुपालन के हमें साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन जो प्राचीनतम साक्ष्य है मध्य पाषाण काल में पशुपालन का वह हमें बागोर से प्राप्त होता है। आदमगढ़ लघु पाषाण उपकरणों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से लगभग 25,000 सूक्ष्म पाषाण औजार मिले हैं। यानी सूक्ष्म पाषाण उपकरणों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थल आदमगढ़ है। यहाँ से 25,000 सूक्ष्म पाषाण औजार प्राप्त हुए हैं। यहाँ पालतू पशुओं में मवेशी भीड़ लिख गया है, सॉरी, यहाँ पर भेड़ होगा, ठीक है, भेड़, बकरी, कुत्ते और सुअर आदि की हड्डियां प्राप्त होती हैं हमें। यद्यपि भीमबेटका में गुफा चित्रकला की शुरुआत उच्च पुरापाषाण काल में हुई। यानी हमें भीमबेटका से जो चित्रकला प्राप्त होती है वो हमें उच्च पुरापाषाण काल से ही प्राप्त होने लगती है, लेकिन भीमबेटका में सर्वाधिक संख्या में चित्र मध्य पाषाण काल के हैं। ठीक है, यदि ऐसा प्रश्न आए कि गुफा चित्रकला की शुरुआत कब से हुई, तो उच्च पुरापाषाण काल से। और अगर ये पूछता है कि सर्वाधिक संख्या में चित्र किस काल से प्राप्त हुए हैं, तो मध्य पाषाण काल के प्राप्त हुए हैं। इलाहाबाद में स्थित चौपानी मांडो, ठीक है, ये इलाहाबाद में है, कि खोज किसने की थी? बीबी मिश्रा ने की थी। और इसका उत्खनन किसने कराया था? तो जीडी शर्मा ने कराया। यहाँ से मानव बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। चौपानी मांडो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आखेटक संग्राहक स्तर से प्रारंभिक कृषि में संक्रमण की शुरुआत बेलन घाटी के चौपानी मांडो पुरास्थल से मिलती है। यानी यहाँ हमें आखेटक से संग्राहक स्तर, यानी धीरे धीरे करके आखेटक वाली स्थिति से कृषि कर्म करने वाली स्थिति के साक्ष्य प्राप्त होते हैं चौपानी मांडो से। चौपानी मांडो के लोग मिट्टी के गिलावे वाले टाट के घरों में रहते थे। यानी सरकंडे जो होते थे, सरकंडे का मतलब है कि ये जो सरपत होती है उसी में सरकंडे निकलते हैं, कुछ उसी टाइप से होते हैं, तो उनसे छाए हुए घर और मिट्टी की गिलावे, मतलब कि मिट्टी से ही जो दीवारें ऐसे बना दी जाती थी पुराने समय में, टाट के घरों में रहते थे। इस काल से प्रायः गोलाकार तथा अंडाकार झोपड़ियाँ, यानी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो चौपानी मांडो से प्राप्त हुई हैं। या गोलाकार या अंडाकार झोपड़ियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो चौपानी मांडो से प्राप्त हुई। और ये मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ी वाला प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। इन झोपड़ियों के बाहर 3 अंगीठी भी मिली हैं और भंडारण के लिए बांस और मिट्टी की बनी हुई कोठरियों के अवशेष भी मिले हैं। यानी भंडार गृह भी मिला है यहाँ पर, इसीलिए चौपानी मांडो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ हम देखते हैं कि मानव जो है वो आवास, यानी वो जो आखेट कर रहा था वहाँ से वो धीरे धीरे कृषि कर्म में लगता हुआ हमें दिखाई देता है। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में जंगली चावल के प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं? चौपानी मांडो से प्राप्त होते हैं। और मध्य पाषाण काल के किस चरण में प्राप्त होते हैं? तो अंतिम चरण में, यानी जब मध्य पाषाण काल खत्म होने वाला था और नवपाषाण काल शुरू होने वाला था, उस समय प्राप्त होते हैं। प्राचीन झोपड़ियों का सर्वप्रथम साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? तो पैसरा से। देखिए, झोपड़ियाँ सबसे अधिक कहाँ से प्राप्त हुई हैं? चौपानी मांडो से। लेकिन झोपड़ियों का सबसे पहला जो हमें साक्ष्य प्राप्त होता है वो कहाँ से होता है? तो पैसरा कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है। और ये मध्य पाषाण कालीन स्थल का एक प्रमुख स्थल है। कई बार प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ लिए जाते हैं, मध्य पाषाण कालीन स्थल की पहचान कीजिए। तो ऐसे ऑप्शंस भी दे दिए जाते हैं कि ये स्थल कौन सी जगह है, कौन सा कहाँ से है। तो यहाँ से, जबकि झोपड़ी का विस्तृत साक्ष्य में कहाँ से प्राप्त होता है? चौपानी मांडो से। चौपानी मांडो की झोपड़ियाँ कैसी हैं? मधुमक्खी के छत्ते जैसी हैं चौपानी मांडो के। और ये प्रश्न पूछा भी गया हुआ है। तमिलनाडु में कौन सा स्थल फेमस है? टेरी। ऐसे भी पूछ लेगा, पैसरा, टेरी, या फिर हम बोल सकते हैं वीरभानपुर, या ये सभी। तो अब हम देखते हैं टेरी भी क्या है? मध्य पाषाण कालीन स्थल है, तमिलनाडु में स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। रॉबर्ट ब्रूस फुट के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है, इनके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में अध्ययन किया हुआ है, पिछले वीडियो में है। जो कि टेरी टीला का अर्थ है बालू का टीला। टेरी टीला का अर्थ है बालू का टीला। यहाँ से मध्य पाषाण काल के बालू के टीले तथा फ्लिंट और चट निर्मित अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं।
कर्नाटक में बेंगलुरु के निकट जलाहल्ली के आसपास, जलाहल्ली एक स्थल है कर्नाटक में, इसके आसपास के प्रस्तर औजार उद्योगों की एक नवीन विशेषता रोमन लिपि के डी अक्षर के आकार के तिरछे तीर फलकों का उत्पादन है। यानी ये जो ऐसा धनुष बाण बनता है, ऐसा ये बन गया धनुष, ये हमने लगाया इसमें तीर और मार दिया किसी को, तो ये क्या है, धनुष तो ऐसा ही होता है ना, ऐसा ऐसा करके, तो ये डी ही आकार हुआ। तो तिरछे तीर फलकों का उत्पादन है। पश्चिम बंगाल स्थित बीरभानपुर, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बीरभानपुर कहाँ स्थित है, कौन से काल का स्थल है। तो ये सब तो देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि आप नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये सभी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। और जो हमारा एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में जो भी पाषाणकालीन पोर्शन है वो समझने के साथ साथ हमें उसके कुछ फैक्ट्स याद भी करने पड़ते हैं। खैर फैक्ट्स तो हमेशा ही याद करने पड़ते हैं, लेकिन जो हमारा पाषाणकालीन है उसमें फैक्ट्स बहुत ही ज़रूरी हो जाते हैं याद करने, क्योंकि इतने सारे कुछ फैक्ट्स हैं कि उन्हें याद ही करना पड़ता है। ये हमें पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होते हैं, तो इनकी खोज किसने की, यह कहाँ पर स्थल है, यहाँ की क्या खास बात थी, यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका उत्खनन कार्य किसने किया, तो बीबी लाल द्वारा किया गया। यहाँ अनेक गड्ढे या भूछिद्र मिले हैं जिनके बारे में समझा जाता है कि ये छिद्र खंबा गाड़ने के लिए, अच्छा गाड़ने होगा यहाँ, ठीक है, गाड़े नहीं, गाड़ने के लिए खोदे गए गड्ढे हैं, यानी जो वही जो गर्तावास के लिए मैंने बताए हैं वही। मध्य पाषाण काल की मानव सभ्यता का सामाजिक आर्थिक आधार क्या था, आखेटक संग्राहक, अभी भी मानव उत्पादक नहीं बना है, जीवन शैली रही है। हालांकि कुछ स्थानों से प्राप्त हड्डियों के प्रमाण पशुपालन के प्रारंभिक दौर को इंगित करते हैं, किंतु पशुपालन का जो प्रारंभ है वो मध्य पाषाण काल में हो गया, लेकिन पशुपालन और कृषि से जुड़ी जो मानव सभ्यता है वह नवपाषाण काल से संबंधित है। भीमबेटका ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ से हमें चित्रकला के तीनों काल यानी पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के भी चित्र प्राप्त होते हैं, यानी तीनों काल का यह प्रतिनिधित्व करता है। पुरापाषाण काल में इसके चित्र जो हैं वो उच्च पुरापाषाण काल के लगभग से प्राप्त होते हैं। तो इसमें जो उन्हीं पक्षियों के चित्र होते हैं जो आखेट जीवन निर्वाह पर आधारित थे, यानी जिनका आखेट किया जाता था, अनाज पर नहीं। और इसका उत्खनन जो है किसने किया था, वी.एस. वाकड़कर ने किया था इसका उत्खनन कार्य। मध्य पाषाण काल में चक्कियों और सिलबट्टों के भी प्रथम प्रमाण मिले हैं, यानी व्यक्ति चक्की और सिलबट्टे का प्रमाण मिलने का अर्थ है या तो वो जड़ी बूटियों को कूट के कुछ उसका प्रयोग करना सीख गया या वो किसी चीज़ को चक्कियों में पीसता था। तो कहीं ना कहीं ये हमें पता चलता है कि इससे मानव में धीरे धीरे स्थायित्व तो आने की जो प्रवृत्ति थी वो विकसित हो रही थी। इससे मानव के भोजन में मांस के अतिरिक्त वनस्पति के महत्व की भी पुष्टि होती है, यानी अब मनुष्य मांस के अलावा वनस्पतियों का प्रयोग करना भी सीख गया है। इस प्रकार बेहतर भोजन के कारण मध्य पाषाण कालीन मानव स्वस्थ और दीर्घजीवी भी हो गया। यदि व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो उसका जीवन काल बढ़ ही जाएगा। मध्य पाषाण काल में शवों को दफनाने की रीति प्रचलित थी, यह इस काल की एक उल्लेखनीय विशेषता है। इस काल में शवाधानों या कब्रों में मृतक के साथ हड्डियों के मनके, अंगूठी आदि जैसी वस्तुएं रखी जाती थी। तो शवाधानों से इन वस्तुओं की प्राप्ति से मध्य पाषाण कालीन विश्वास और उनके कर्मकांड, रीति और शिल्पकला के बारे में हमें पर्याप्त जानकारी मिलती है। अब हड्डी के बने हुए मनके प्राप्त हो रहे हैं, अंगूठी प्राप्त हो रही हैं या कुछ वस्तुएं प्राप्त हो रही थी, इससे हमें क्या पता चलता है कि उन्हें शिल्पकला के बारे में भी ज्ञान था और वो किसी न किसी धार्मिक विश्वास या किसी न किसी कर्मकांड को भी मानते थे। इसीलिए वो जब शवों को दफना रहे थे तो उन्हें उनके साथ उनकी कुछ वस्तुएं जरूर दफना देते थे, यानी उन्हें कहीं ना कहीं आत्मा में विश्वास वो कर रहे थे। ज़्यादातर कब्रों की दिशा पूरब पश्चिम या पश्चिम पूर्व देखी गई है। भारत में मिले अधिकांश जो शैल चित्र हैं वो भी इसी काल के बताए जाते हैं। गुफा चित्रकारी शुद्ध रूप से मध्य पाषाण काल से जुड़ी है। मध्य पाषाण काल के पालतू जानवरों में कौन प्रमुख था, तो कुत्ता। ये वैसे भी पूछा जाता है कि मनुष्य ने किसे पहला अपना पालतू जानवर बनाया, तो कुत्ता को बनाया था। ये तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है, छोटे भी एग्जाम्स के लिए, बड़े भी एग्जाम्स के लिए। भारत में अग्नि का प्रयोग मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण या नवपाषाण काल के प्रारंभ में हुआ। यानी जो अग्नि का प्रयोग हमने देखा कि अग्नि तो हमें मालूम चल गई थी पुरापाषाण काल में ही, लेकिन अग्नि का प्रयोग मानो जो है मध्य पाषाण काल में थोड़ा बहुत कहीं कहीं हमें दिखता है।
तो इसलिए हमको ये लगता है कि मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में या फिर नवपाषाण काल के प्रारंभिक चरण में इसका प्रयोग शुरू हुआ था। अग्नि की जानकारी या खोज हमें निम्नपुरा पाषाण काल में हुई, किंतु भारत में इसका नियमित प्रयोग कब से शुरू होता है, तो नवपाषाण काल से शुरू होता है। मध्य पाषाण काल के मानव शिकार करके, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर पेट भरते थे, लेकिन अभी उन्हें उत्पादन करने नहीं आया था। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। भारत में यहीं से चित्रकारी से युक्त सर्वाधिक 500 शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं और यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं फिनिश होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नवपाषाण काल के बारे में बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट ज़रूर करें। अगर आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं तो आप वो भी पूछ सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।